नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भारतवर्ष जिस समय आज़ाद हुआ, या ये कह सकते हैं कि विदेशी दास्तां से जब स्वतंत्र हुआ, तो भारत में जो सत्ता थी वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आई जो सत्ता पर आसीन होने के पश्चात में जिनके जो विचार थे वह भारतीय नहीं थे, अर्थात उन्होंने जो अनुसरण किया हुआ था वह विदेशी दास्तानों का अनुसरण किया हुआ था। तो जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के पश्चात में भारत का इतिहास लिखने का प्रश्न उठा, तो उस समय जो भारत का इतिहास है वो ऐसे लोगों के द्वारा लिखवाया गया जो लोग वामपंथी विचारधारा के थे। तो जो वामपंथी विचारधारा का होगा वह इतिहास के अंदर अवश्य ही त्रुटि करेगा, वह इतिहास के साथ में न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी विचारधारा ही स्वतंत्र नहीं है, जिसकी विचारधारा ही निष्पक्ष नहीं है, वह अवश्य ही त्रुटि करेगा। इसी कड़ी में जो भारतवर्ष का मूल, जो भारत को एक दिशा और दशा देने का कार्य करते थे भारत के शास्त्र, जिनमें मनुस्मृति भी था। मनुस्मृति के दो भाग थे उस समय। एक तो जो वामपंथी विचारधारा वालों ने जो है अपने द्वारा बनाया था, अर्थात जो वास्तविक मनुस्मृति थी उसमें ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें या ऐसे श्लोक डाले जिससे लोग इसको पढ़े और इससे घृणा करें। आप वर्तमान काल में भी देखते होंगे जो लोग इस प्रकार की विचारधारा के हैं वो लोग इसी प्रकार का कार्य करते हैं, अर्थात वे जो भारतवर्ष की शास्त्रीय या भारतवर्ष की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको ठुकरा करके, और जो भारत की संस्कृति अथवा धरोहर नहीं है उसको अपनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी कड़ी में तो भारत का जो इतिहास है वह नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो लोग ये मानते थे कि भारतवर्ष का एक स्वतंत्र इतिहास है, वह ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों का ही ये कारण था कि जो भारतवर्ष के लोग हैं वे अपने ही शास्त्रों से घृणा करने लगे। अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। और घृणा करने लगे। कुछ समय ऐसा भी आया जब भारतवर्ष के अंदर एक वैमनस्यता का बहुत बड़ा कालखंड चला, और उस वैमनस्यता के कारण भारतवर्ष जो है वह संस्कृति कुछ लोगों को छोड़ करके सांस्कृतिक रूप से वह पददलित होता गया। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम का ये जो मैंने चैनल प्रारंभ किया था, यही सोच करके किया कि देखिए जो भारतवर्ष की वास्तविकता है उसको समक्ष लाना चाहिए। लोग, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, इसी समय मैं कुछ देर पहले आया था एक जगह से, तो वहाँ कुछ ने बताया कि यहाँ भागवत कथा हो रही है या भागवत हो रही है। ये नहीं पता भागवत एक पुराण का नाम भी है और श्रीमद् भगवत एक गीता का भी नाम है। तो वहाँ लोग खड़े थे, केवल खड़े थे, और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका जो धर्म को नहीं जानते,
और लोग उनको एक विचित्र प्रकार का जो है सम्मान दिया हुआ था। मुझे उससे कोई ऐसी घृणा नहीं है, किंतु था। तो उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए जो शास्त्रीय दृष्टिकोण है, हमने पीछे ये बताया था कि जो वैद्य होता है उसका क्या कर्तव्य होता है और वो वैद्य क्या करता है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और उसमें ये भी बताया था कि जो दोष होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और जो कुशल वैद्य है वह क्या करता है। तो कुशल वैद्य किसी देश काल में तथा आत्ययिक अवस्था में विकार का संयुक्तिक विनिश्चय कर शीघ्र उसका उपचार करना ही वैद्य का कर्तव्य है। अब देखिए, ये सब कुछ तो नहीं होता। अवसर पर चूक जाना सबसे बड़ी अयोग्यता है। मैं प्रातः काल में जो है मैं कुछ आसन आदि जानता हूँ, प्राणायाम आदि जानता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, उनको मैं प्रातः काल में थोड़ा बहुत इस प्रकार का जो आसन है उसका अभ्यास कराता हूँ और उस आसन के अभ्यास से उन लोगों को बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। यहाँ भी कराया जाएगा कुछ दिन के पश्चात में, लाइव कक्षाएं जो है चलाई जाएंगी। तो जो लाभ होने के बाद में मैं ये सोचता रहता हूँ कि किसी ने बताया कि मैं इतने दिन से जो है औषधियों का प्रयोग कर रहा था, या कुछ ने बताया इतने दिन से। तो मैं ये सोचता था कि जो ये औषधि खाते थे वह इनके शरीर को लाभ क्यों नहीं पहुंचा पाई, क्या कारण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्य कितना भी शास्त्रीय योग्यता रखता हो, किंतु यदि अवसर पर स्तब्ध एवं किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए तो उसकी विद्वत्ता किसी काम की नहीं। शास्त्रों में वैद्य की उपमा धानुष्क से दी गई है। जिस प्रकार कुशल धनुर्धर अपने निकटवर्ती लक्ष्य में नहीं चूकता, उसी प्रकार वैद्य अपने गुणों एवं उपकरणों से युक्त होने पर साध्य रोगी की चिकित्सा में अवश्य सफल होता है। यदि वह इस कार्य में असफल हो जाता है तो उससे उसकी अयोग्यता सिद्ध होती है, सारा सैद्धांतिक ज्ञान निरर्थक हो जाता है। धानुष्क जब अपने लक्ष्य में चूक जाता है तो उसका सारा वाग जाल व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार चिकित्सक की सफलता भी उसकी योग्यता की सच्ची कसौटी है। अवसर पर स्तब्ध हो जाना बहुत बड़ी अयोग्यता है। निकृष्ट वेश, कठोर, रुक्ष, स्तब्ध, निंदित स्थान में रहने वाले तथा बिना बुलाए स्वयं रोगी के घर उपस्थित हो जाने वाले वैद्य धन्वंतरी के समान योग्य होने पर भी जनता द्वारा सम्मानित नहीं होते। वैद्य को बहुश्रुत होना चाहिए। आयुर्वेद के अतिरिक्त जो विषय प्रसंग वश इसमें आवे उनकी शिक्षा तत्वविद्यों से ग्रहण करनी चाहिए। वैद्य को तर्कशील होना चाहिए, क्योंकि तर्क के सहारे ही वह शरीर के सूक्ष्म भावों का ग्रहण रोगी की अंतरात्मा में प्रविष्ट होकर करता है। इसलिए तर्क विहीन वैद्य की शास्त्रों में निंदा की गई है। विकार का संकेत होने पर भी वैद्य को स्वयं अपने बुद्धि से तर्क के सहारे उसके निर्णय करना चाहिए। बिना तर्क की सिद्धि संयोगवश ही होती है। चिकित्सक का उसमें कोई कार्य नहीं होता और प्राय असफलता मिलने से अयश भी मिलता है। वैद्य के गुणों को उल्लेख करते हुए महर्षि चरक ने उनमें वितर्क को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके विषय में जब भी मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ तो उनको कोई जानकारी नहीं होती।
बस जानकारी इतनी होती है कि हाँ है, लेकिन क्या है क्या नहीं है इसकी कोई जानकारी नहीं होती। या ये ऐसा रहता है कि वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं जैसे रोगी स्वयं भ्रमित हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ तो रोगी भ्रमित हो जाता है, कुछ रोगी का जो सहोदर हैं वे भी भ्रम की स्थिति में रहते हैं, कुछ रोगी के जो है को परामर्शदाता वे भी भ्रामकता की स्थिति में रहते हैं, वे हमेशा भ्रम फैलाते रहते हैं। रोगी इसलिए वे कुशल वैद्य का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको फिर हम कल मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मानव सभ्यता और शेष प्राणी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @सत्येंद्र मलिक के नाम से फॉलो करिए, और आपको इसी प्रकार की उत्तम जानकारी। और भविष्य में देखिए, जैसे यहाँ ये एक सेटअप है, एक बनाया है, यहाँ योगासन की कुछ कक्षाएं यहाँ प्रातः सायं चलेंगी, उसका भी आप आनंद लीजिए। नमस्ते।